स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर शॉट में। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। तो अगर हम अपनी पहली स्लाइड को देखें तो हमारा मुख्य विषय, मेरा मतलब है, गहराई से समझने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 को, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। सही कहा। तो सभी विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है नागरिकता, एक संपूर्ण परिचय। अगली स्लाइड देखते हैं। तो इस दूसरी स्लाइड में सबसे पहला बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो है एक नागरिक और एक विदेशी व्यक्ति के बीच का अंतर। हाँ, सरल शब्दों में समझें तो नागरिक राज्य का पूर्ण सदस्य है, मतलब उसे संविधान के सारे राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं। जबकि विदेशी व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक होता है तो उसे हमारे यहाँ कुछ सीमित अधिकार ही मिलते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी क्लब की विशिष्ट सदस्यता और एक अतिथि पास। बहुत बढ़िया उपमा है। विशिष्ट सदस्य सब कुछ कर सकता है, प्रबंध में भाग ले सकता है, और अतिथि केवल कुछ तय सुविधाओं का ही लाभ उठा सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत में तो केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। जी, राज्यवार नागरिकता हमारे यहाँ नहीं होती, सब केवल और केवल भारतीय है। बिल्कुल स्पष्ट है ये सिद्धांत। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम उन मूल अधिकारों की बात करेंगे जो इस विशिष्ट सदस्यता के साथ आते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। और कुछ अधिकार जैसे जीवन जीने का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A और 22 से 28। ये विदेशियों को भी प्राप्त है। पर एक सवाल है यहाँ, कुछ अधिकार जैसे सरकारी नौकरी में समानता या वाक स्वतंत्रता, ये विदेशियों को क्यों नहीं दिए जाते? देखिए, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों के सीमित होने के नजरिए से समझना होगा। अच्छा, मतलब देश के संसाधन पहले नागरिकों के लिए हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरी प्रशासन में हिस्सेदारी है, और वाक स्वतंत्रता या कहीं भी बसने की आजादी अगर विदेशियों को दे दी जाए तो आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सही कहा, ये अधिकार पूर्ण वफादार सदस्यों तक ही सीमित रखने चाहिए। तर्क एकदम सटीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अधिकारों की बात हो और राजनीतिक अधिकारों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, और ये शक्ति तो केवल नागरिकों के ही हाथों में है, जैसे मतदान करना, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। जी, और चुनाव लड़कर संसद या विधानमंडल का सदस्य बनना भी। सिर्फ चुनाव ही नहीं, जो उच्च पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, महान्यायवादी और राज्यपाल भी, ये सब पद सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र की रीढ़ है। शासन हमेशा उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसकी निष्ठा, जिसकी पूरी वफादारी केवल इस देश के प्रति हो। जाहिर सी बात है, विभाजित वफादारी वाले व्यक्ति को देश की कमान नहीं सौंपी जा सकती। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं संवैधानिक ढांचे पर, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक। हाँ, इसका एक त्वरित विवरण लेते हैं। अनुच्छेद 5 बात करता है संविधान लागू होने के समय की, और अनुच्छेद 6 और 7 उन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान से भारत आए या जाकर वापस लौट आए। अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए है, और 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर अपनी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद 10 जो नागरिक अधिकारों का बना रहना सुनिश्चित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 11 जो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है। यहाँ विद्यार्थियों को अनुच्छेद 6 और 7 का ऐतिहासिक संदर्भ समझना चाहिए। विभाजन के समय की अफरा तफरी, सही कहा। बिल्कुल, रातों रात तय करना मुश्किल था कि कौन भारत का स्थायी हिस्सा है, इसलिए ये तत्कालीन उपाय थे। और 11वां अनुच्छेद भविष्य के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। अब अगली स्लाइड देखते हैं। और उसी अनुच्छेद 11 का परिणाम था नागरिकता अधिनियम 1955। बिल्कुल, आज हमारी नागरिकता सीधे अनुच्छेदों से नहीं बल्कि इसी कानून से तय होती है, जो कि समय के साथ 8 बार संशोधित भी हो चुका है। हाँ, इसके नवीनतम संशोधन 2015 और 2019 के हैं। और ये अधिनियम नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बताता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र अर्जन। तो ये कानून एक जीवित दस्तावेज है जो बदलती परिस्थितियों के साथ ढलता रहा है। एकदम सही कहा आपने। अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो चलिए, इन 5 तरीकों में से पहले 2 तरीकों को विस्तार से समझते हैं, जन्म और वंश। जन्म से मतलब है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म हुआ हो और माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। और वंश का क्या नियम है?
वंश उनके लिए है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन जन्म के समय माता या पिता में से एक भारतीय हो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद आती है, 1992 का संशोधन। ओहो, वो लैंगिक समानता वाला बदलाव। बिल्कुल। पहले केवल पिता की नागरिकता को आधार माना जाता था, पर 92 के बाद माता की नागरिकता को भी बराबर मान्यता दी गई। ये तो समाज की सोच को बदलने वाला एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगले 2 तरीके हैं, पंजीकरण और देशीकरण। पंजीकरण मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है। इसमें आवेदन से पहले 7 साल का निवास जरूरी है, जो कि 1986 से पहले सिर्फ 6 महीने हुआ करता था। सही कहा। और देशीयकरण विदेशी नागरिकों के लिए है। इसमें पुरानी नागरिकता त्यागनी पड़ती है और कम से कम 1 वर्ष लगातार। और कुल मिला के 11 वर्ष का निवास जरूरी है। साथ ही 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है। अच्छा, यहाँ एक शंका आती है, देशीयकरण के लिए किसी एक भाषा का ज्ञान होना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, भाषा महज संवाद का जरिया नहीं है, ये सांस्कृतिक जुड़ाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मतलब समाज में घुलने मिलने के लिए? बिल्कुल। नया व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा तभी बन पाएगा जब वो यहाँ की भाषा समझेगा। हाँ, तभी वो मानसिक रूप से भी भारतीय परिवेश में ढल पाएगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बचता है 5वां तरीका, राज्य क्षेत्र का अर्जन। मतलब अगर कोई नया भौगोलिक क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के लोग स्वतः ही नागरिक बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है 1974 में सिक्किम का विलय। जब सिक्किम भारत का अंग बना तो वहां के लोग खुद ब खुद भारतीय नागरिक हो गए। इसे एक परिवार के विस्तार की तरह देखिए। जैसे अगर घर में कोई नया हिस्सा जोड़ लिया जाए। हाँ, तो उस नए हिस्से में रहने वाले भी बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। ये उपमा तो बहुत ही स्पष्ट है, समझने में एकदम आसान। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब जब प्राप्ति के तरीके समझ लिए तो समाप्ति के तरीके भी जान लेने चाहिए। बिल्कुल। अधिनियम में इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्वेच्छा से त्याग, यानी कोई बालिग व्यक्ति खुद ही घोषणा कर दे कि वो नागरिकता छोड़ रहा है। और दूसरा है बर्खास्तगी, जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 9 से जुड़ा है। जैसे ही आपने विदेशी नागरिकता ली, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। और तीसरा तरीका है वंचित किया जाना, जो सरकार द्वारा होता है। हाँ, अगर धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या देशद्रोह किया हो। ये तो किसी कंपनी में नौकरी छोड़ने जैसा हो गया। एकदम। या तो आप खुद इस्तीफा दें या प्रतिस्पर्धी कंपनी में चले जाएं, तो बर्खास्तगी। और अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी वंचित कर दिया जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब आते हैं आधुनिक संशोधनों पर। सबसे पहले 2015 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों यानी OCI कार्ड धारकों के पंजीकरण को सरल बनाना था, है ना? जी, इसमें नाबालिग बच्चों और परपोते परपोतियों को भी अधिकार दिए गए। और जो लगातार 1 वर्ष भारत में रहने की शर्त थी, उसमें 30 दिन की विशेष छूट भी दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रवासियों का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, वो भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव को भी तो बढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसलिए उनकी सहूलियत के लिए और उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रखने के लिए ये बदलाव किया गया। ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम था। अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब चर्चा करते हैं 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम की, जिसे CAA भी कहते हैं। यहाँ हम विद्यार्थियों को केवल इसके विशुद्ध तथ्यात्मक पहलू बताएंगे। इसमें 3 देशों का जिक्र है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और 6 धार्मिक समुदायों को शामिल किया गया है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसकी कट ऑफ तिथि तय की गई है 31 दिसंबर 2014। जी, और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है निवास की शर्त में छूट। हाँ, 11 वर्ष के निवास की शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। देखिए, अगर निष्पक्ष होकर केवल कानून को समझे तो ये अधिनियम नागरिकता देने की प्रक्रिया को कुछ विशिष्ट समूहों के लिए तेज करता है। बिल्कुल, और परीक्षाओं में सीधे इन्हीं तथ्यों पर सवाल बनते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखना जरूरी है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए अब वापस उस सिद्धांत पर लौटते हैं जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध रखा है, एकल नागरिकता बनाम दोहरी नागरिकता का सिद्धांत। भारत में तो संपूर्ण देश के लिए एक ही व्यवस्था है, कोई राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां राष्ट्रीय नागरिकता अलग होती है और राज्य की अलग। भारत जैसी विशाल विविधता वाले देश में एकल नागरिकता बहुत जरूरी है।
हाँ, ताकि क्षेत्रवाद हावी ना हो सके, है ना? बिल्कुल, यह देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का सबसे मजबूत वैधानिक तरीका है। इससे सब केवल भारतीय बनकर रहते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये स्लाइड आपके लिए एक क्विक रिवीजन है। ये पूरी मास्टर क्लास का एक विचार मानचित्र है। इसमें भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। प्राप्ति के 5 तरीके और समाप्ति के 3 तरीके भी एक ही जगह दिए गए हैं। और वो विशेष नागरिक अधिकार भी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। परीक्षा से ठीक पहले जब समय कम होता है, तब ये एक स्लाइड देखने से ही पूरा टॉपिक रिफ्रेश हो जाएगा। सच में, यह मस्तिष्क के लिए एक शॉर्टकट का काम करेगा। तनाव के माहौल में भी सब जल्दी याद आ जाएगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। और अंत में आज की मास्टर क्लास का सबसे मजेदार हिस्सा, हमारी स्मार्ट ट्रिक यानी स्मरण सूत्र। सूत्र है, जन्म से वंश ने पंजीकरण कर देशीय क्षेत्र लिया। अरे वाह, एक ही लाइन में प्राप्ति के 5 तरीके। बिल्कुल, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण और क्षेत्र अर्जन, सब इसमें छिपे हैं। ये तो बहुत ही शानदार है। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वो क्या? बार बार दोहराना ही सफलता की कुंजी है। सिर्फ सूत्र याद करने से कुछ नहीं होगा, इसका नियमित अभ्यास भी करना पड़ेगा। सही बात है, रिवीजन ही आपको पक्के अंक दिलाएगा। अब अगली स्लाइड देखते हैं। खैर, स्लाइड्स तो यहाँ समाप्त होती हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।